India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र की ढलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस केस जांच के लिए कमेटी बनाने का किया फैसला। अगले हफ्ते जारी होगा आदेश। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 2021 की जाति जनगणना में ओबीसी को शामिल नहीं करने का किया आग्रह। कहा, पिछड़ा वर्ग की जनगणना गलतियों से भरी हुई। कोरोना मौत पर परिजनों को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। मुआवजा आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की खुशी। एनडीपीएस पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी न होना जमानत देने का आधार नहीं। India Legal presents Courts Roundup. पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए देश के प्रमुख लोगों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तकनीकी कमेटी गठित करने जा रहा है। सीजेआई एन वी रमन्ना ने कहा कि कोर्ट अगले हफ्ते इस बारे में आदेश जारी करेगा। 13 सितंबर को सीजेआई एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने पेगासस जासूसी मामले में अंतरिम आदेश रिजर्व रखा था। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया था कि उसने पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि इसकी जांच के लिए उच्चतम न्यायालय एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत कारणों से समिति का हिस्सा बनने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके कारण शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगले सप्ताह इस मामले की स्वतंत्र जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर स्वतंत्र आदेश देगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा था कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल आम लोगों की जासूसी के लिए किया है या नहीं। जब सरकार ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था कि वो एक विशेषज्ञ समिति को विवाद के बारे में विवरण देने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के डर से इसे अदालत के सामने सार्वजनिक नहीं करता है, तो 17 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। ऐसा करते हुए उसने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं के जवाब में विस्तृत हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया जा सका। अदालत ने अंततः ये कहते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि वो केंद्र के हलफनामे के बिना आदेश पारित करेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा। केंद्र सरकार का कहना था कि ऐसा करने से देश के दुश्मनों को ये पता लग सकता है कि हम उन पर नजर रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा कुछ भी ना बताएं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक ना हो, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ लोगों पर निगरानी के लिए पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल किया गया था। स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाएं उन खबरों से संबंधित हैं जिसमें सरकारी एजेंसियों पर कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी करने का आरोप है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने खबर दी थी कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए
जासूसी की संभावित सूची में 300 से अधिक पुष्ट भारतीय मोबाइल फोन नंबर थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पर जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है और गलतियां हो सकती है, नतीजे त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि उसने 7 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें आगामी 2021 की जनगणना में एकत्र की जाने वाली जानकारी शामिल है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है। हलफनामे में कहा गया कि आगामी जनगणना से किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी का बहिष्कार सरकार द्वारा लिया गया एक सचेत नीतिगत निर्णय है। इसीलिए केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से जनगणना विभाग को आगामी 2021 की जनगणना में ग्रामीण भारत के ओबीसी से संबंधित सीमा तक सामाजिक आर्थिक डेटा की जनगणना और इसकी गणना शामिल करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करने का आग्रह किया है, क्योंकि कोई हस्तक्षेप करने से के समान ये होगा, इस तरह की बात कही गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। ओबीसी मतगणना को तैयार नहीं है सरकार और ऐसे में गलतियों से भरी हो सकती है मतगणना, इस बात को कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसकी मांग लगातार की जा रही थी कि जनगणना होनी चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पर जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे में कोर्ट ने क्या कुछ कहा, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं विवेक सिंह चंदेल, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले पर, तफसील से बताएं। अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे विवेक, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अपना सवाल दोहराएं। जी विवेक, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अपना फैसला सुनाया या पक्ष रखा, हमें तफसील से बताएं। विवेक, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला है वो पूरा मामला दरअसल बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है इस मंत्रालय ने कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पर जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है और इसमें गलतियां हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के मामले में परिजनों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। साथ ही कहा गया है कि ये रकम राज्य यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को दी गई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का फैसला, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनडीएमए ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइन बनाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 4 अक्टूबर को आदेश जारी करेगा। सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजे पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी या एनडीएमए की ओर से तैयार इन गाइडलाइंस को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को
50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मिल सकती है। यह राशि राज्य राहत आपदा कोष से जारी की जाएगी और संबंधित परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि अनुग्रह राशि का भुगतान सिर्फ मरने वाले के परिजनों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन ऐसे खातों का आधार से जुड़ा होना जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को ये भी बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोरोना के चलते खुदकुशी करने वाले लोगों के परिजन भी मुआवजे के हकदार होंगे, भले ही मौत अस्पताल से बाहर हुई हो। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर कोविड पीड़ित होने के 30 दिन के अंदर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा। कोविड में उन मामलों को भी गिना जाएगा जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि RT-PCR जांच, मॉलिक्यूलर जांच, रैपिड एंटीजन या अन्य क्लिनिकल तरीके से हुई हो। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि कोरोना के ऐसे मामले जिनमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक से लिखी हो, जबकि कोविड के चलते हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हुई हो, तब ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। मृतक के परिजन के कोविड से पीड़ित होने के प्रमाण, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आदि कमेटी के सामने रखे जा सकते हैं। इसके बाद कमेटी जांच कर नए सिरे से डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगी। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि कई ऐसे मामले होते हैं जहां हॉस्पिटल मेडिकल पेपर उपलब्ध कराने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि हम कमेटी को निर्देश दें कि वो हॉस्पिटल से मेडिकल पेपर तलब करें। सुनवाई के बाद जस्टिस शाह ने कहा कि हम सरकार से संतुष्ट हैं कि पीड़ित लोगों को सरकार के इस कदम से कुछ तो राहत मिलेगी। ये सराहनीय कदम है, किसी और देश ने ऐसा नहीं किया है। जस्टिस शाह ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार की सराहना की। जस्टिस शाह ने कहा कि देश में जनसंख्या और अन्य समस्याओं के होते हुए विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ किया है वो सराहनीय है। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि भारत के अलावा किसी और देश ने ऐसा नहीं किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत किसी आरोपी को महज इस तथ्य के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि आरोपी के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ नहीं था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा है कि इस तरह का निष्कर्ष NDPS अधिनियम की धारा 37(1)(b)(2) के तहत आवश्यक जांच के स्तर से अदालत को मुक्त नहीं कराता है। दरअसल कोर्ट ने दोहराया कि जमानत देते समय कसौटी पर कसने की असली बात यह है कि क्या ये मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया और क्या जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा कोई अपराध किए जाने की आशंका है। इस मामले में हाई कोर्ट ने इस आधार पर जमानत की अनुमति दी थी कि NDPS अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के मद्देनजर एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली गई थी, लेकिन व्यक्तिगत तलाशी के दौरान आरोपी के पास से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ था। हालांकि कार की तलाशी लेने पर उस जगह 2 पॉलिथीन के पैकेट मिले जहां वाइपर कार के फ्रंट बोनेट से जुड़े होते हैं। एक अभियोजक को जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा दूसरा, विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद होना चाहिए कि ए व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और B जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अपील में कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की अनदेखी की और उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जो मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण थी कि क्या जमानत देने का मामला स्थापित किया गया था। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम जी, NDPS पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या क्या रही है, हमें विस्तार से बताएं। देखिए, बताना चाहता हूँ जी, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जमानत देते समय कसौटी कसने की असली बात यह है कि क्या यह मानने के उचित आधार है कि आरोपी की कोई अपराध नहीं किया है और क्या जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा कोई अपराध किए जाने की आशंका है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने
बेंच ने आगे कहा कि जहां तक प्रतिवादी के कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में हाईकोर्ट के निष्कर्ष का संबंध है, कोर्ट ने देखा कि भारत सरकार बनाम रतन मलिक मामले में इस न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने एक आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया था, जिसमें यह माना था कि चूंकि एक ट्रक के केबिन के ऊपर एक विशेष रूप से बनाए गए स्थान से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, लेकिन आरोपी के कब्जे में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि केवल प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे पर एक निष्कर्ष निकालने से धारा 37(1)(b) के मानक पूरे नहीं हुए हैं और हाईकोर्ट ने विवेक का उपयोग नहीं किया। रतन मलिक विश्वा मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हमारा विचार है कि हाईकोर्ट द्वारा प्रतिवादी कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ को न मिलने का निष्कर्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(b)(2) के तहत आवश्यक जांच के स्तर से अदालत को मुक्त नहीं करता है। जी शुक्रिया आपका शिवम जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती पर एक संक्षिप्त सुनवाई में गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की चिंता दोहराई कि याचिकाकर्ता सदर आलम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष NGO CPIL द्वारा दायर एक अन्य याचिका से याचिका की नकल की हो सकती है। दरअसल आलम की ओर से पेश हुए एडवोकेट BS बग्गा ने याचिका के कई पैराग्राफ पढ़े हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि कैसे अस्थाना की नियुक्ति के साथ ही अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति पर कुछ नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश पटेल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, ये सब आपने वरिष्ठ अधिवक्ता के ज्ञापन से कॉपी किया है। एडवोकेट बग्गा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये आरोप कहां से आए हैं। मुख्य न्यायाधीश पटेल ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता सदर आलम फाइल करना चाहता है तो उसे स्वतंत्र रूप से फाइल करनी चाहिए। कतार में इंतजार कर रहे वकील, वरिष्ठ वकील, लेखक, और अगर आप कॉपी कर रही हैं तो आपको 90% नहीं 5% कॉपी करना चाहिए। भविष्य में ऐसा मत करो। हमने इस बार इन चीजों को सहन किया है। किसी का अपना तर्क भी होना चाहिए। जबकि बग्गा द्वारा आरोपों से इनकार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने वकील से उस शब्द पर सवाल किया जिसे आज याचिका से पढ़े गए एक हिस्से में संदर्भित किया गया था। कोर्ट ने हालांकि कहा कि वकील पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। न्यायाधीशों की वकील द्वारा प्रबुद्ध होना चाहिए। अपने कॉपी कर दी है, अब समझाइए। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि वकील ने बिना कुछ बताए सिर्फ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। पिछले महीने भूषण ने उच्च न्यायालय को बताया था कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली आलम द्वारा दायर याचिका उसी मुद्दे पर याचिका की प्रत्यक्ष कॉपी पेस्ट थी और ऐसे में जिस पर वे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तब भूषण को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी थी। गूगल ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका में आरोप लगाया कि कंपनी के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों की चल रही जांच के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या CCI के डायरेक्टर जनरल द्वारा तैयार की गई एक कॉन्फिडेंशियल अंतरिम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है। गूगल को रिप्रेजेंट करने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस DN पटेल के समक्ष मामले का जिक्र किया और मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। याचिका आज से 27 सितंबर को सुनवाई के लिए कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा लिस्ट किया गया था। कुछ जिक्र के बाद शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया गया। गूगल ने कहा कि रिपोर्ट का लीक होना भरोसे का उल्लंघन है जो उसकी डिफेंड कैपेसिटी को कम करता है और उसके पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाता है। गूगल ने कहा कि इस कंपनी इस बात से बहुत परेशान थी कि रिपोर्ट CCI की कस्टडी में मीडिया में लीक हो गई थी। गूगल ने यह भी कहा कि DG के नतीजे CCI के आखिरी फैसले को नहीं दर्शाते हैं और जांच रिपोर्ट जमा करना एक अंतरिम प्रोसीजरल स्टेप है। दरअसल ये कहा गूगल को अभी तक किसी भी आरोप से अपने बचाव को प्रस्तुत करना तो दूर, DG के नतीजों का रिव्यू करने का मौका नहीं मिला। सर्च इंजन गूगल ने शनिवार को कहा कि एंड्रॉयड सिस्टम ने अधिक कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है।
दरअसल गूगल की तरफ से बयान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को लेकर अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग की खबरों के बीच में आया है। खबरों के मुताबिक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच डीजी ने अपनी जांच में पाया है कि गूगल दरअसल एंड्रॉयड को लेकर एक ऐसी एक्टिविटीज में शामिल है जो मानदंडों के खिलाफ है। शुरुआती जांच में मानदंडों के कथित उल्लंघन का पता चलने के बाद सीसीआई ने 2019 की शुरुआत में ही इस मामले को लेकर गूगल के खिलाफ डिटेल जांच का आदेश दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता, कवि और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता लीना मणिमेकालाई की याचिका पर नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी चेन्नई ऊना पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि जिस याचिका में उन्होंने चुनौती दी थी, मणिमेकालाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला लंबित होने का हवाला देते हुए जब्त करने का आदेश पारित किया गया था। मणिमेकालाई ने 2018 में मी टू आंदोलन के दरमियान फिल्म निर्देशक सुसी गणेशन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद गणेशन ने 2019 में चेन्नई के अंदर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इस साल 9 सितंबर को पासपोर्ट अधिकारी ने एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(e) के तहत मणिमेकालाई का पासपोर्ट जब्त कर लिया। जस्टिस आर महादेवन ने गुरुवार को निर्देश दिया कि एडवोकेट ए अनुराधा के माध्यम से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी चेन्नई को नोटिस दिया जाए। उन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट अबूद कुमार राजारत्नम ने दलील दी कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने याचिकाकर्ता को नोटिस कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किए बिना जब्तीन का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रतिवादी अधिकारियों को तत्काल व्यक्तिगत सुनवाई करने का निर्देश देने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को एक फुल स्कॉलरशिप पर याक यूनिवर्सिटी और कनाडा में फिल्म में स्नातक का मौका मिला, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उसके पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। एडवोकेट राजारत्नम ने आगे दलील दी कि फिल्म निर्देशक सुसी गणेशन ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है। उन्होंने मणिमेकालाई के पासपोर्ट को जब्त कराने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश देने के लिए आवेदन दायर करने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। बिहार की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को महिला की शील पर हमले के लिए जमानत की शर्त के रूप में अपने घर के सामने नाले की साफ सफाई और रखरखाव का आदेश दिया है। जब आरोपी व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए समाज सेवा करने का वचन दिया। मधुबनी के झंझारपुर के न्यायाधीश अविनाश कुमार आरोपी मोहम्मद रुस्तम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर महिलाओं पर हमला करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। ये मामला एक शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोपी ने शहर की कुछ महिलाओं पर शारीरिक हमला किया और उनका शील भंग किया। आरोपी व्यक्ति के वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल निर्दोष था, जबकि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया गया था। ये रिकॉर्ड में आया कि आरोपी ने 24 अप्रैल से तब तक 4 महीने जेल में बिताए थे और जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। उस व्यक्ति के बारे में कहा गया था कि उसने एक आवेदन सह उपक्रम दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना वास्तविक दिखाने के लिए समाज सेवा करने की इच्छा रखता है। और कोर्ट ने आगे कहा कि अन्य सभी सह आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी गई कि अदालत ने आरोपी द्वारा हिरासत में बिताए गए समय और इस तथ्य को भी बताया कि आरोप पत्र दायर किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.